पहला सवाल है हमारा लेबर लॉ में 6 मार्क्स के लिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है उसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में पूछ रहा है 6 मार्क्स के लिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है उसके लिए हमारे पास पहले एक एक्ट था जिसका नाम था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, जब हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड आया 2020 में, तो आपको पता है कि हमने बहुत सारे लॉज को एक साथ लाया। ठीक है, कंसोलिडेट किया और जो पुराने लॉज थे हमने उसको रिपील कर दिया। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वो उसी में से एक एक्ट है। ठीक है, जिसको हमने रिपील करके सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर इंक्लूड कर दिया। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो उन महिलाओं के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो किसी कंपनी में काम करती हैं। उस कंपनी में 10 या 10 से अगर अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो महिला मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल होंगी। दिस एक्ट अप्लाइज टू women employed in establishment such as factory, mines, plantation, shops and other establishment। मतलब कोई भी ऐसी कंपनी हो जहाँ पे विद 10 और मोर एम्प्लॉयज, जहाँ पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय जो है काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ जो है मिलेगा। टू क्वालिफाई अ वुमेन मस्ट हैव वर्कड एट लीस्ट 80 डेज इन दी 12 मंथ। ठीक है, ये मेन है कि आपको किसी भी कंपनी में आपको 12 महीने के भीतर, ठीक है, 80 दिन आपको काम करना है। अगर मतलब जब से आपको डिलीवरी होने वाला है ना, उससे पहले आप किसी कंपनी में 1 साल से काम कर रहे हैं और उसमें आपका वर्किंग डे 80 डेज है, ठीक है, तो आप जो है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए हकदार हैं। ठीक है, अब सोशल सिक्योरिटी कोड में इसके बारे में क्या प्रावधान है। रिप्लेस एंड कंसोलिडेट मल्टीपल वेलफेयर लॉज इंक्लूडिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, जो नॉट येट इन फोर्स। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो पहले चलता था 1961 में आया था, वो अब इन्फोर्स में नहीं है। ठीक है, वो हटा दिया गया। उसके जगह हमने सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ही मैटरनिटी बेनिफिट का प्रावधान इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अंडर द कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर मैटरनिटी लीव एंटाइटलमेंट रिमेन्स 26 वीक्स फॉर अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन and 12 weeks for third child onwards. Adoptive and commissioning mothers also get 12 weeks। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो 26 वीक के लिए जो है मिलता है लीव आपको, अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट हैं। ठीक है, तो 26 वीक का आपको जो है मैटरनिटी लीव मिलेगा और वो भी उसका भी सैलरी आपको भर के मिलेगा। ये 2 बार, जब आप 2 बार प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मतलब 2 बच्चा होने तक आपको मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर 26 वीक का लीव मिलेगा। इसके बाद अगर तीसरा बच्चा भी होता है तो आपको 12 वीक का जो है उसमें मैटरनिटी लीव मिलेगा। उसमें आपका जो भी पेमेंट है वो आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसी महिला है जो बच्चा अडॉप्ट की है, तो उस परिस्थिति में भी उनको जो है 12 वीक का मैटरनिटी लीव क्लेम करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी कोड बोलता है। लीव का ड्यूरेशन क्या होगा। फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड 26 वीक, अगर आपका पहला बच्चा है तो 26 वीक का छुट्टी मिलेगा, मतलब लीव मिलेगा, और दूसरा भी बच्चा है तो 26 वीक का मिलेगा। ऑफ विच अप टू 8 वीक्स कैन बी टेकन प्री डिलीवरी। ठीक है, 26 वीक में आपको 8 वीक, ठीक है, प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले मिलेगा और बाकी के जो रिमेनिंग है 18 वीक वो आपको डिलीवरी के बाद मिलेगा। ठीक है, मतलब टोटल 26 वीक मिलता है मैटरनिटी लीव, जिसमें आपको डिलीवरी से 8 वीक पहले तक ले सकते हैं और 18 वीक जो है डिलीवरी के बाद आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 26 वीक आपको लीव मिलेगा टोटल। थर्ड चाइल्ड ऑनवर्ड 12 वीक। ठीक है, थर्ड चाइल्ड में आपको 6 वीक पहले मिलेगा डिलीवरी के
और 6 वीक बाद मिलेगा डिलीवरी के। इस हिसाब से 12 वीक आपको मिलेगा तीसरे बच्चे में। फॉर अडॉप्टिंग एंड कमीशनिंग मदर्स एलिजिबल फॉर 12 वीक, ये तो मैंने पहले ही बताया, 12 वीक उसमें भी मिलेगा। अगर कोई महिला जो है बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है तो उसको भी मैटरनिटी लीव मिलेगा 12 वीक का। इसके बाद है नर्सिंग ब्रेक्स। नर्सिंग मदर्स आर एंटाइटल टू 2 नर्सिंग ब्रेक्स पर डे अंटिल द चाइल्ड टर्न 15 मंथ ओल्ड। ठीक है, अगर किसी महिला को नर्सिंग ब्रेक चाहिए, नर्सिंग मदर है अगर, ठीक है, उनको नर्सिंग ब्रेक चाहिए तो उनको 15 महीने जब तक उनका बच्चा होगा तब तक उनको जो है क्या बोलते हैं 2 नर्सिंग ब्रेक मिलेगा पर डे। ठीक है, और ये उन महिलाओं के लिए है जो नर्सिंग मदर्स हैं। तीसरा है मेडिकल बोनस। ए मेडिकल बोनस दैट इज 1000 इज पेएबल इफ प्री एंड पोस्ट नेटल केयर इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर ने प्री नेटल या पोस्ट नेटल उनको बेनिफिट नहीं दिया है, बोनस नहीं दिया है, ठीक है, तो उनको 1000 रुपया जो है एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल बोनस के तौर पर। एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, मैटरनिटी बेनिफिट के कॉन्टेक्स्ट में? पेमेंट ड्यूरिंग लीव। एम्प्लॉयर मस्ट पे फुल वेजेस ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज डेली वेजेस ऑफ द 3 मंथ प्रीसीडिंग लीव। ठीक है, जॉब प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयर कंडक्ट। Employers cannot dismiss or penalize women during maternity leave. They must also restore post and equivalent role upon return. Pregnant employees should not be assigned arduous tasks or extended hours इन दी वीक्स लीडिंग अप टू डिलीवरी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो भी महिला को मिलेगा ना मैटरनिटी लीव, उनको पेमेंट भी उसी हिसाब से मतलब दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको उनकी सैलरी रोक ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो महिलाएं मैटरनिटी लीव ली हैं, ठीक है, उनको जो है कोई भी ऐसा काम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है तो उनको हार्ड वर्क नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, उनके वर्किंग आवर को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वैसे परिस्थिति में उनको थोड़ा केयर की जरूरत होती है ना। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? ये एम्प्लॉयर की होती है। क्रिच फैसिलिटी। Establishment with 50 or more employees must provide क्रिच फैसिलिटी with access permitted 4 times a day। ठीक है, क्रिच फैसिलिटी जो बच्चा होता है ना, तो बच्चे के रहने सहने का होता है ना, मतलब कोई लेडीज होंगी वहाँ पे जो बच्चों का केयर करेंगी, तो इस हिसाब का वहाँ पे फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये होता है क्रिच फैसिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। एम्प्लॉयर में परमिट वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट पोस्ट मैटरनिटी लीव। ठीक है, ऑन म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स। अगर कोई महिला डिलीवरी दे दी है बच्चे को, ठीक है, और अगर एम्प्लॉयर के साथ उनका कोई एग्रीमेंट ऐसा बना है, ठीक है, म्यूचुअली, कि भाई ऐसा है आप नहीं आ सकती तो आप घर से ही काम कीजिए, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए। ये जो है एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है। ठीक है, इसके बाद है एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ देयर मैटरनिटी राइट इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, कोई भी महिला अगर किसी कंपनी में नियुक्त होती है, अपॉइंट होती है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि उस महिला को मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में, सारे राइट के बारे में उनको बताया जाए। ठीक है, राइटिंग में, कि भाई देखिए आप हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं या कुछ ऐसी माँ बनती हैं, ठीक है, तो आपके पास ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, ये आपके अधिकार हैं। इसके बाद है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई एम्प्लॉयर मैटरनिटी प्रोविजन का जो है कंप्लायंस नहीं करता है, अगर महिला को लीव नहीं देता 26 वीक का, या फुल पेमेंट नहीं करता, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर वायलेशन करता है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोविजन को, ठीक है, तो उसके लिए 3 महीने से 1 साल तक का जेल का प्रावधान है और फाइन अलग से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, और ये बीच में ज्वाइन किया, पीडीएफ गायब हो गया, 1 सेकंड।
हुँ, और फाइन जो है यहाँ पे 2000 से 6000 तक का लगाया जा सकता है, ठीक है? अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट का जो प्रोविज़न है अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं तो। ला नेक्स्ट है इसमें ब्रॉडर सोशल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस covers maternity benefit among other contingencies for insured women relieving employers from these obligations in applicable cases ठीक है जो महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट है उसी के आधार पर ईएसआई ये ईएसआई भी उनको मिलता है स्टेट इंश्योरेंस भी किया जाता है उस एम्प्लॉय का प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मतलब मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पर ठीक है मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ ही नहीं है उसके साथ बहुत सारे रिलीफ हैं ऐसे जो उन महिलाओं को मिल सकता है ईएसआई का है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी उस महिला को मिल सकता है ठीक है इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इस स्कीम के तहत भी महिलाओं को जो है बेनिफिट दिया जाता है ठीक है implementation gap despite NFSA 6000 maternity benefit entitlement for all pregnant women only about 20% of birth are actually covered per activist ठीक है मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है अभी 20% महिलाओं को ही ये जो है एक्ट है वो कवर कर पाता है ठीक है इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस सही बात है बहुत सारे अभी भी ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता और ना महिलाओं को पता है कि उनके अधिकार हैं ठीक है critics argued that the act may discourage employers from hiring women of childbearing age due to financial and infrastructure burden. Applicability in the unorganized sector remains unclear. Many women lack access to act benefit and rely only on limited scheme. ठीक है सही बात है बहुत सारी महिलाओं को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण ठीक है उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और दूसरा इसका जो क्रिटिसिज्म है कि महिला अगर प्रेग्नेंट होगी तो फिर एम्प्लॉयर का बर्डन बढ़ जाएगा फिर महिलाओं के लिए अलग से क्रिज फैसिलिटी दो ठीक है फिर उनको लीव दो फिर पैसा दो बहुत सारी जिम्मेदारी है तो क्यों कोई कंपनी महिला को लेगा मर्द को क्यों ना ले ले भाई खत्म करो ना प्रेगनेंसी का टेंशन ना क्रिज फैसिलिटी का टेंशन ना कोई और टेंशन समझ रहे हो तो ये सारे क्रिटिसिज्म भी हैं और इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं तो अगर आपको 6 मार्क्स में पूछा जाए तो आप अपनी बात भी रख सकते हैं उसमें ठीक है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में तो जब भी शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर बनाए तो 4-5 पॉइंट कवर करना बहुत ज़रूरी है जैसे आपका इंट्रो हो गया ठीक है कि आप सबसे पहले इंट्रो देंगे इंट्रो के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है ठीक है आपको पीआई ये लेबर लॉ पढ़ रहे हैं ना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको सबसे पहले अगर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन है ठीक है तो आप जो है उसमें अपना लिख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे यहाँ पे क्या है ठीक है फिर आएंगे हम स्टेट्यूटरी प्रोविजन ठीक है मतलब जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए कौन सा लॉ है सोशल सिक्योरिटी कोड तो हम उसके बारे में लिखेंगे ठीक है फिर आप वहाँ पे कंक्लूजन लिखना फिर आप अपने सजेशन लिखना कि आपको क्या लगता है तो ये सारी चीजें होंगी तो बहुत अच्छा लगेगा आंसर देखने में और आपका पेज भी भरा भरा रहेगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन है हमारा गिग वर्कर ठीक है देखिए अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 पार्ट ऑफ इंडियाज लेबर लॉ रिफॉर्म ठीक है लेबर लॉ रिफॉर्म के बाद ही ये एक्ट आया था उससे पहले बहुत सारे एक्ट थे ठीक है तो बहुत सारे जो एक्ट थे उसमें गिग वर्कर का कहीं भी जिक्र नहीं था ठीक है लेकिन आज के टाइम पे गिग वर्कर का एग्जिस्टेंस जो है बढ़ रहा है ठीक है तो हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना है तो हमने लेबर लॉ को रिफॉर्म किया था वैसे तो लेबर लॉ लॉ को रिफॉर्म करने के बहुत सारे कारण हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं करता था तो हमने सारे लॉज को रिपील कर दिए हटा दिए उसके जगह पे सारे पॉइंटर्स को हमने कवर करते हुए एक नया एक्ट बनाया जिसका नाम था सोशल सिक्योरिटी कोड इसके अंदर हमने दो वर्कर्स को एम्प्लॉय को नए तौर पे ऐड किया एक है गिग वर्कर और एक है प्लेटफॉर्म वर्कर ठीक है इसमें एक हमने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी ऐड किया पहले इसके बारे में विस्तृत प्रावधान नहीं था ठीक है
अभी देखते हैं हम। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैव बीन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, एंड इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। इससे पहले हमारे यहाँ पे जो भी एक्ट थे, लेबर लॉज थे, उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर का कोई प्रावधान इंक्लूड नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का जो है, इसमें इसके बारे में प्रावधान बनाया। अब सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर गिग वर्कर का डेफिनेशन क्या है? A person who perform work or participates in a work arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है कि किसी कंपनी में आप काम करते हो तो आप आपका और कंपनी का रिलेशन हो जाता है ना, उनके जो भी मैनेजर होंगे वो एम्प्लॉयर हो गया, आप एम्प्लॉई हो गए, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, ये जो गिग वर्कर का जो डेफिनेशन है उसमें बोल रहा है कि ये बंदा जो है ट्रेडिशनल एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप होता है ना, उससे इतर, उससे बाहर होके अगर कोई बंदा खुद को अलग करके कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो उसको गिग वर्कर कहा जाएगा। चाहे एग्जाम्पल के तौर पर डिलीवरी बॉय जो होता है, डिलीवरी पार्टनर, वो हो गया आपका गिग वर्कर। फ्रीलांसर जो होते हैं वो हो गया आपका गिग वर्कर। राइड ड्राइवर्स जो होते हैं वो हो गया आपका गिग वर्कर, ठीक है। इनको किसी एम्प्लॉयर से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इनको ये जितना मेहनत करेंगे उनको उतना पैसा मिलेगा, सिंपल, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया आपका गिग वर्कर। अभी इसी में प्लेटफॉर्म वर्कर को भी डिफाइन किया गया था। तो प्लेटफॉर्म वर्कर का मतलब होता है ए पर्सन इंगेज्ड इन और अंडरटेकिंग प्लेटफॉर्म वर्क, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर आप प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं विच इज अ फॉर्म ऑफ वर्क अरेंजमेंट आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप वाला ट्रेडिशनल वो रहता है ना, वैसा नहीं होता, ये उससे अलग होते हैं, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू एक्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन or individual to solve specific problems or to provide specific services or any such other activities। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए है स्विगी के जो होते हैं स्टाफ, वो प्लेटफॉर्म वर्कर है। स्विगी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहाँ पे ये काम करते हैं। जोमेटो हो गया, उबर हो गया, ठीक है, या अर्बन कंपनी जो हो गया, वो किसी के देखो आपको पता होगा किसी को घर पे सैलून का काम कराना है, मतलब हेयर ड्रेसिंग कराना है, ठीक है, अर्बन कंपनी वाला अपना मेंबर भेज देगा, वो आपका काम कर देगा, ठीक है, ये ऐसा। तो ये सारी चीजें जो है ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और उस पे लोग काम करते हैं, तो यही है प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ये जो गिग वर्कर हैं और प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में है। तो द कोड एनेबल दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट स्कीम फॉर गिग वर्कर। एग्जाम्पल फॉर लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर। हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ पे गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए लाइफ और डिसेबिलिटी कवर हो ऐसे स्कीम बनाएंगे। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट मिले ऐसे स्कीम बनाएंगे। ओल्ड एज प्रोटेक्शन, अगर वो बूढ़े होते हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर स्कीम बनाएंगे। प्रोविडेंट फंड के बारे में प्रावधान करेंगे। एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट का प्रावधान करेंगे। हाउसिंग का प्रावधान करेंगे। एजुकेशनल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन, उनके जो भी बच्चे होंगे उनको एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाए, ऐसे सारे स्कीम बनाएंगे, ठीक है। और स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी सरकारें जिम्मेदार होंगी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत। However, these are enabling provisions. Benefit will depend on actual schemes notified by the government, ठीक है। ये सारे बेनिफिट मिलने चाहिए और गवर्नमेंट ने इनका जो भी स्कीम है उसको नोटिफाइड करके इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के कोड के अंदर सोशल सिक्योरिटी फंड भी है जो ऐसे वर्कर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। ए सोशल सिक्योरिटी फंड विल बी क्रिएटेड फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है।
जो भी गिग वर्कर हैं, प्लेटफ़ॉर्म वर्कर हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड का जो है एक मतलब व्यवस्था किया जाना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए, ठीक है? और ये जो है फाइनेंस करेंगे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्रीगेटर प्लेटफ़ॉर्म, द फूड डिलीवरी ऐप्स, कैब एग्रीगेटर, ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, CSR कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर सोर्सेज एज़ प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? तो ये जो गिग वर्कर हैं या प्लेटफ़ॉर्म वर्कर हैं, उनके हेल्प के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए और ये जो है सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत उनको जो है फाइनेंशियली हेल्प किया जाना चाहिए। तीसरा है रजिस्ट्रेशन। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर मस्ट रजिस्टर ऑन अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल टू अवेल द बेनिफिट, ठीक है? जितने भी बेनिफिट हमने बताए ऊपर, ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को प्रोवाइड करें, ठीक है? तो ये प्रोवाइड करने के लिए रैंडम को तो नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट के पास डेटा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट के पास डेटा कब होगा? जब वो रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले गिग वर्कर को और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को खुद को रजिस्टर करना होगा सेंट्रलाइज़्ड पोर्टल पे, मतलब केंद्र सरकार का कोई पोर्टल है, उसके ऊपर आपको रजिस्टर करोगे तभी आप सारे बेनिफिट को अवेल कर पाओगे, ठीक है? Requirements must be at least 16 years old, must have worked at least 19 days in the preceding 12 months, ठीक है? ये जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर रजिस्टर करने के लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, ठीक है? जैसे आपकी उम्र 16 साल से ऊपर होनी चाहिए और आप उस रजिस्टर करके कम से कम 12 महीने के भीतर 90 दिन काम किए हुए होने चाहिए, ठीक है? तभी आपको ये पोर्टल पे जो भी बेनिफिट अवेलेबल होगा गिग वर्कर के लिए, वो आपको मिल पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपका platforms are mandated to contribute a certain percentage, 1 or 2% of their annual turnover और टू दी सोशल सिक्योरिटी फंड। जो भी एम्प्लॉई ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म के ओनर की भी ड्यूटी है, ठीक है? कि वो 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का जो है सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करें, ठीक है? नेक्स्ट है द एग्जैक्ट परसेंटेज एंड कैप नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल अमाउंट पेड टू गिग वर्कर आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है? ये गवर्नमेंट के द्वारा भी नोटिफाइड किया जाएगा गिग वर्कर के लिए। नेक्स्ट है करंट स्टेटस एज ऑफ मिड 2025, अभी क्या है गिग वर्कर का स्टेटस? द कोड हैज बीन पास्ड बट फुल इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल पेंडिंग इन मेनी स्टेट्स, ठीक है? ये कोड 2020 में लागू हो गया लेकिन अभी तक गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाया है, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन कई स्टेट में पेंडिंग है, ठीक है? Some pilot schemes has been launched, that is e-Shram portal, which allows informal workers to register and potentially access benefit, ठीक है? कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जो लॉन्च हुए हैं सरकार के द्वारा, जैसे एक का नाम है ई श्रम पोर्टल, इस पे आपको जो है रजिस्टर करना है और जो भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको आप एक्सेस कर सकते हो। गिग इकोनॉमिक वर्कर आर पुशिंग फॉर मैंडेटरी स्कीम इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिशनरी वन। अब इसका चैलेंजेस देखते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन बेनिफिट डिलीवरिंग मैकेनिज्म, uncertainty about employer liability and compliance, voluntary nature of registration may limit participation, data privacy concern with centralized portal, ठीक है? ये बोल रहे हैं कि ये जो बेनिफिट है जो भी मिलने वाला है यहाँ पे उसमें बहुत सारे क्लैरिटी के लिए जो है मतलब कमी है, उसमें बहुत सारी जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उस मैकेनिज्म में लैक ऑफ क्लैरिटी है, ठीक है? दूसरा है अनसर्टेनिटी अबाउट एम्प्लॉयर लायबिलिटी, इसमें एम्प्लॉयर के लायबिलिटी के लिए कुछ खास प्रावधान नहीं है, ठीक है? कि भाई तुम अगर नहीं करते हो तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ खास नहीं दिया हुआ है। और तीसरा है इसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, ठीक है? जो भी एम्प्लॉई है, जो भी गिग वर्कर है, वो मैंडेटरी नहीं दिया हुआ है, वॉलंटरी नेचर में है कि आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए। तो ये कहीं न कहीं मतलब गलत है ना? आपको मैंडेटरी करना चाहिए कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप ये करो तो आपको मिलेगा फ़ायदा, ठीक है?
तो मैंडेटरी करे तो थोड़ा फायदा हो। और लास्ट है डेटा प्राइवेसी कंसर्न विद सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है तो वहाँ पे डेटा प्राइवेसी का भी थोड़ा सा कंसर्न रहता है। ये सारे चैलेंजेस हैं इसके। तीसरा है आपका ग्रेचुइटी। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 consolidates and rationalize various social security laws in India, including provisional provisions related to gratuity, which were earlier governed by the Payment of Gratuity Act 1972। तो ये मैंने भी बताया था पहले कि बहुत सारे एक्ट को हमने सोशल सिक्योरिटी कोड में सम्मिलित किया। ठीक है, उसमें एक था हमारा ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 का, जिसको हमने रिपील कर दिया। तो रिपील किया लेकिन हमने उसके कुछ प्रोविजन सोशल सिक्योरिटी कोड में डाले, इसी का नाम है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है, कोई भी बंदा किसी कंपनी में काम करता है तो उनको लॉन्ग टर्म काम करने के लिए ना उनके रिटायरमेंट के तौर पर उनको मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है। ठीक है, कंपनी के द्वारा एक तरीके से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बोलते हैं उसको। ठीक है, कि भाई आपने हमारे यहाँ पे इतना काम किया, अच्छा काम किया, तो हम आपको ये दे रहे हैं। ये रिटायरमेंट के बाद भी मिल सकता है, रेजिग्नेशन के बाद भी मिल सकता है, डेथ के बाद भी मिल सकता है। अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के दौरान डिसेबल हो गया तो उसको भी मिल सकता है। ठीक है, gratuity is applicable to all establishment employing 10 और more worker। ठीक है, कोई भी कंपनी जहाँ पे 10 से अधिक वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको जो है ग्रेचुइटी मिलने का अधिकार रहेगा उन एम्प्लॉय को। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय परमानेंट हो, फिक्स टर्म के लिए हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस कंपनी में 10 से अधिक वर्कर हैं तो ग्रेचुइटी का प्रोविजन अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आपका जनरली ग्रेचुइटी बिकम्स पेएबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। जनरली ये माना जाता है कि आप किसी कंपनी में 5 साल से काम कर रहे हैं तो आप ग्रेचुइटी के लिए मतलब अधिकार रखते हैं। तो 5 साल तक अगर आप किसी कंपनी में कंटिन्यूअसली काम करते हैं तो आप ग्रेचुइटी के अधिकार रखते हैं। इन केसेस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट द 5 ईयर कंडीशन इज वेव्ड। ठीक है, अगर कोई ऐसा डेथ हो जाता है अचानक या डिसेबल हो जाता है बंदा ड्यूरिंग वर्क, तो फिर ये 5 साल वाला कंडीशन जरूरी नहीं होता, वेव ऑफ हो जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, ए मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोड इज दैट फिक्स टर्म एम्प्लॉयज बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी आफ्टर जस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, कोई फिक्स टर्म का एम्प्लॉय है, अगर उसने 1 साल भी काम किया है ना तो उसको ग्रेचुइटी लेने का अधिकार मिलेगा। ये इस कोड में प्रावधान ऐड किया गया। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन क्या होता है, तो मैंने शुरू में भी बताया था कि आपका जो है बेसिक सैलरी जो होता है वो रख लीजिए। ठीक है, फिर आपने कितने वर्किंग डे काम किए हैं, ठीक है, वो उसमें ऐड कीजिए। तो यहाँ पे बताया हुआ है 15 डिवाइड बाय 26 इंटू, ठीक है, जितना आपको सैलरी मिल रहा था वो कैलकुलेट कीजिए और आपने कितने। ये देखो, ये जो यहाँ पे दिया है ना वो उलट करके दे दिया है, बात एक ही है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। आप जितना आपका सैलरी है बेसिक वो आप ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, आपने जितने वर्किंग आवर्स काम किए, वर्किंग ईयर काम किए ना वो कर लो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करो 15 से। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर दो 26 से, तो हो गया आपका जो भी आएगा वो ग्रेचुइटी हो जाएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आपका जो बेसिक सैलरी है जो सबसे लास्ट में मिला वो ले लो, उसको कैलकुलेट करो आपने जितने साल काम किया है उससे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारी सैलरी थी 5,000। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैंने काम किया 5 साल। ठीक है, 4 साल पकड़ लेते हैं, तो हमने 4 साल काम किया तो 5,000 मेरी सैलरी, और 4 साल मैंने काम किया। ठीक है, तो 5,000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 5 चौके 20,000। ठीक है, 20,000 को 15 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, एक सेकेंड, हाँ, 20 गुने 15, 15 दूना 30,000 हो गया। ठीक है, अब 30,000 को जो है 26 से डिवाइड कर देंगे। 30,000 को 26 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा
₹1153। तो ये ₹1153 उनके ग्रेच्युटी हो गए। ठीक है, तो ऐसा है। तो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई कीजिए वर्किंग ईयर्स के साथ, फिर मल्टीप्लाई कीजिए उनको 15 से और डिवाइड कर दीजिए 26 से, जो भी आएगा वो ग्रेच्युटी कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेच्युटी के प्रावधान में। Although the code has been enacted, its implementation is pending in several states. Until then, the Payment of Gratuity Act 1972 remains in force. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि ये हमने सोशल सिक्योरिटी कोड लाया 2020 में। ठीक है, बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में ये ग्रेच्युटी का जो है प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में पेंडिंग है। तो ये हो गया आपका ग्रेच्युटी है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 इज वन ऑफ द 4 लेबर कोड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन वेरियस प्रोविजन ऑफ लेबर लॉ। ठीक है, अभी इसमें डेफिनेशन पूछ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर का क्या होगा। द कोड डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज अ वर्कर who is employed through a contractor to perform work in an establishment but who is not directly employed by the principal employer। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब ये होता है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, लेकिन कंपनी ने खुद से उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा होता है, वो किसी और के जरिए उसमें आता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपने देखा होगा पीवीआर सिनेमा। ठीक है, पीवीआर सिनेमा जो है वो खुद का स्टाफ नहीं रखता है। ठीक है, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट में है और वो उनको स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे ये होता है, कंपनियों को फायदा ये होता है कि कंपनी सीधे लायबल नहीं होता है उस स्टाफ के लिए। ठीक है, उनको कुछ भी रहता है तो वो सीधा एचआर को पकड़ते हैं और एचआर से काम करवा के लेते हैं। ठीक है, अगर वो कंपनी में रखेंगे, कल को कुछ होता है, ठीक है, तो फिर कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर मेन होता है। ठीक है, कंपनी को उस स्टाफ से ज्यादा लगाव नहीं होता। ठीक है, ये होता है। तो बहुत बड़े-बड़े जो कंपनी होते हैं उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ही लेबर रखते हैं, वो खुद का लेबर कभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखते। तो ये है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब है कि वो जो है वो वर्कर है, वो किसी कंपनी में काम भी करता है। ठीक है, लेकिन वो जो एम्प्लॉयड होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए होता है, कंपनी डायरेक्ट उसको एम्प्लॉयमेंट में नहीं लाती। ठीक है, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। The provision relating to contract labor apply to establishment employing 10 or more contract workers। ठीक है, मतलब 10 या 10 से अधिक जब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए प्रोविजन है। कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर उनके लिए क्या बेनिफिट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, तो देखिए, सबसे पहला है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, उनको मिलना चाहिए। ग्रेजुइटी भी उनको मिलना चाहिए। हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी वो एप्लीकेबल हैं। कौन? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराना चाहिए। ये सारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, उनको स्कीम्स वगैरह लॉन्च करने चाहिए ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं उनका सोशल सिक्योरिटी हो पाए। ठीक है, हाउसिंग एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। दीज बेनिफिट्स एम टू ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एट पार विद रेगुलर वर्कर इन द टर्म ऑफ वेलफेयर। ठीक है, जो कंपनी के अपने वर्कर्स हैं या रेगुलर वर्कर हैं, ठीक है, उनके बराबरी में लाने के लिए, उनके स्तर पर जो है बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी ये सारे प्रोविजन इंक्लूड किए गए आपके सोशल सिक्योरिटी कोड में। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए इतने सारे प्रोविजन नहीं थे, कहीं ना कहीं उनको जो है रेगुलर वर्कर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव के नजर से देखा जाता था। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजों की जरूरत आन पड़ी। हमेशा याद रखना, जब आपको आंसर बढ़ाना हो और आपके पास कुछ भी मतलब जवाब ना हो, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो कि ये एक्ट आने के पीछे का मंशा क्या है। कोई भी गवर्नमेंट कोई नया एक्ट क्यों लाती है, किसी लॉ को क्यों रिपील करती है,
अमेंड क्यों करती है? क्योंकि वो आज के ज़रूरतों के हिसाब से नहीं है, ठीक है? ऐसे कुछ प्रोविज़न हैं जो आज ज़रूरी है लेकिन उसमें है ही नहीं, ठीक है? तो ऐसी परिस्थिति में अभी हमारा जो बीएनएस है, बीएनएसएस है या बीएसए है, क्यों लाया गया? क्या ज़रूरत था लाने का? तो ज़रूरत ये था कि पहले वाला जो बीएनएस था या पहले वाला जो आईपीसी था या सीआरपीसी था, उसमें वो सारे प्रोविज़न थे जो अंग्रेज़ चाहते थे, ठीक है? और हमें क्या चाहिए? हमें तो आज के ज़माने से देखना है, हम आज तो गुलाम हैं नहीं। आईपीसी कब बना था? 1860 में, ठीक है? अब 1860 में कौन बनाया था? अंग्रेज़ बनाया था। तो अंग्रेज़ जो बनाया था वो इसीलिए नाम क्या था उसका? इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो उन्होंने दंड देने के इरादे से वो लॉ बनाया था, ठीक है? जबकि हमने क्या बनाया? भारतीय न्याय संहिता। हमें न्याय देने के हिसाब से हमने बनाया है, हम दंड देने में विश्वास नहीं रखते, हम न्याय देने में विश्वास रखते हैं, ठीक है? इसीलिए हमारा नाम भारतीय न्याय संहिता है। तो मतलब कहने का सार ये है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड आया या ओस एक्ट आया, क्यों आया? मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे, ठीक है, उसमें जो आज जरूरी नहीं है और जो आज जरूरी है वो उसमें है नहीं, तो हमें तो उसको रिपील करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। तो जब आपको कोई आंसर ना सूझे तो आपको ये सारी चीजें भर देना है, लेकिन हमेशा पेज भर के आना, ठीक है? 1-2 लाइन तो सवाल ही उतार देना कि सामने वाले को लगे कि सवाल लिख रहा है वो, ठीक है? जवाब लिखने की कोशिश कर रहा है और वो एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़ता है, 1-2 लाइन पढ़ेगा और फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से तो खाली नहीं छोड़ना है, पेज भर भर के आना है, ठीक है? जितना पता हो उतना तो लिखना ही है, नहीं भी पता हो तो आगे लिख देना है, ठीक है? नहीं हो, पूरा ब्लैंक है, कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है? तो जो ऊपर आंसर लिखे हो वही दोबारा चेप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा खाली पेज तो आना मत, ठीक है? भर के आना, कुछ भी नहीं पता तो भी कुछ लिख के आना, लेकिन आना ज़रूर, ठीक है? क्योंकि ब्लैंक का कुछ भी मार्क्स नहीं है, भर के आए तो मार्क्स मिलेगा, भले गलत है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिक्योरिटी बेनिफिट के तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए था, प्रोविडेंट फंड मिले, ग्रेच्युटी मिले, ठीक है? हेल्थ केयर बेनिफिट मिले, मैटरनिटी बेनिफिट मिले, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए नहीं रहा होगा, ठीक है? तभी तो हमने इस एक्ट में अमेंड करके लाया इसको, रिपील करके लाया, ठीक है? तो ये जो कोड है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये सारी सुविधाएँ आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी दें, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वर्कर। इसके बाद आगे है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है? अगर सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो भी बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, अगर उनको वो बेनिफिट नहीं मिलता है और उस प्रोविज़न का कंप्लायंस नहीं होता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? वो ज़िम्मेदार होगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू डू सो, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में बी हेल्ड लायबल। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न था, ठीक है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए बेनिफिट के लिए था और वो बेनिफिट उनको नहीं मिला, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है वो कंप्लायंस करने में, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ही लायबल होगा। फिर कॉन्ट्रैक्टर अगर फेल हो जाता है तो ये ड्यूटी होगी उस कंपनी की कि उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, ठीक है? अगर वो भी प्रोवाइड नहीं करता है तो फिर दोनों लायबल होगा। क्या-क्या चाहिए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पीएफ दे दो, ईएसआईसी दे दो, ग्रेच्युटी दे दो, ठीक है? कोई बोनस स्कीम है वो दे दो। अगर स्किल डेवलपमेंट का है, चिल्ड्रन वेलफेयर के तहत बच्चों को पढ़ाने का मिलता है कुछ पैसा तो वो दे दो। ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है? Both the principal employer and the contractor are required to register on the designated government portal, ठीक है? अगर आप किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बेस पे रखते हैं, तो वो कंपनी के मालिक को भी खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के तहत और उस कॉन्ट्रैक्टर को भी रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को उस कंपनी के लेबर लॉ कोड के अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत, ठीक है? नेक्स्ट है द फैसिलिटेट्स ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड बेनिफिट डिलीवरी, ठीक है? ये जो अगर आप गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर का भी डिटेल रख ले रिकॉर्ड करके, ठीक है? रजिस्टर करके, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का भी रिकॉर्ड करके रख ले, तो इससे क्या होगा? इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, ठीक है? क्या बेनिफिट दे रहा है कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर, मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक कर पाएगा ना गवर्नमेंट, ठीक है? इसीलिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग ज़रूरी है।
अब इस लॉ के अंदर जो है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला प्रोविजन है, ये पहले नाम था इसका कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970, ठीक है। इसमें रेगुलेशन और रेगुलेशन के बारे में था, तो हमने इसको रिपील कर दिया, ठीक है। इसी के तहत हमने ईपीएफ को भी रिपील कर दिया 1952 का, और एक 1948 का इंश्योरेंस एक्ट था, हमने उसको भी हटा दिया, और हमने सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ये सारी चीजों को, ऐसा नहीं कि हमने रिपील किया तो लिया ही नहीं, हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन और अभी के लिए जो जरूरी है वो सारे ऐड करके हमने नए लॉ बनाए, जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी कोड। पांचवा है सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड मैंने अभी बताया था कि ये जो है गवर्नमेंट भी अपना पार्ट इसमें कुछ देगा, और एम्प्लॉयर भी अपना कुछ पार्ट सोशल सिक्योरिटी फंड के तौर पे जमा करेगा, ठीक है। 1% 2% उनका जो भी एनुअल इनकम होगा ना, वो जो है टर्नओवर के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन देंगे सोशल सिक्योरिटी फंड में। और सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत जो मतलब वर्कर्स हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज वर्कर हों, चाहे वो प्लेटफॉर्म वर्कर हो, चाहे वो गिग वर्कर हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, जो भी हो, उन सभी को ये सोशल सिक्योरिटी फंड के तहत जो है उनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल जो है असिस्टेंस दिया जाना चाहिए। तो पढ़ देता हूं मैं। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एम्स टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी टू ऑल वर्कर्स, ठीक है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, गिग हो, प्लेटफॉर्म वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, कोई भी हो। The key provision under this code that is the creation of social security fund to finance welfare scheme for these workers, ठीक है। ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई मैं एक तरीके का फंड हूँ, फंड रेजर हूँ, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फंड जो है एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, फंड रेजर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट से भी लेता है और एम्प्लॉयर से भी लेता है, और ये सारी सुविधाएं किसको फिर वो प्रोवाइड करता है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है उन लेबर्स को जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब ये सोशल सिक्योरिटी फंड का पर्पज क्या है? फाइनेंस वेलफेयर स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड है, इसका मेन मकसद ये है कि वो फाइनेंस करे, ठीक है, वेलफेयर स्कीम को, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। और ये क्या क्या प्रोवाइड करेगा उसके तहत? लाइफ और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड करेगा, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ओल्ड एज अगर कोई हो गया तो उनको पेंशन के बारे में प्रावधान करेगा, हाउसिंग का, बच्चों के पढ़ाई का, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का, ये सारा प्रावधान जो है सोशल सिक्योरिटी फंड जो है करेगा। इसके बाद है सोर्स ऑफ फंडिंग। दी एसएसएफ में कौन कौन फंड करता है, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आता है जो वो पैसा वर्कर्स पे लगाएगा। तो देखिए, पहला है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड फ्रॉम कंपनी, कंपनी के तहत सीएसआर एक मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके तहत भी उनको फंड मिलता है। कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीगेटर एंड प्लेटफॉर्म, अगर कोई कंपनी है जैसे स्विगी हो गया, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उसके जो वो होंगे, ओनर होंगे, वो भी अपना 1 से 2% एनुअल टर्नओवर जो भी उनका रहेगा, वो इस सोशल सिक्योरिटी फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है। और फोर्थ है एनी अदर सोर्सेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, और अगर किसी सोर्सेज से फंड रेज हो सकता है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके से जो है फंड रेज होता है। बेसिकली फंड रेज करके हम क्या करते हैं? हम करते हैं उन वर्कर्स के बारे में, उनके फैमिली के बारे में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बारे में सारे प्रावधान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। द स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द फंड, ठीक है। जो भी एसएसएफ के तहत फंड रेज करके मिलेगा, उसको रेगुलेट कौन करेगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। और वही उस फंड को जो है बांटेगा जिस हिसाब से उनको सही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर इंक्लूडेड अंडर इंडिया सोशल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर।
The SSF serves as a financial backbone for extending welfare to the worker. सही बात है। एसएसएफ जो है फाइनेंशियली हेल्प करता है ना उन वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये बैकबोन का काम करता है वेलफेयर ऑफ वर्कर के लिए।